नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, राजस्थान। हमारे बीए तृतीय वर्ष के लिए विश्व चरितम की श्रृंखला का अगला भाग, छठा व्याख्यान। एक बार हम आगे चलें। विहार भद्र यानी वो सेवक जो बचपन से राजा के साथ रहा है, उसका मित्र है और काफ़ी मुँह लगा है, चापलूस है, दलाल है, राजा को मिसगाइड करता है, लगातार कुपथगामी बनाता रहता है। वो राजा को इतनी भली तरीके से बातों को समझाता है। आप देखिए, राजा ने भले ना अध्ययन किया हो बहुत अधिक, स्वाभाविक है, राजा ने अगर ठीक से अध्ययन किया होता तो उस मूर्ख की बातों में क्यों आता, लेकिन इसने खूब अध्ययन कर रखा है कि राजाओं को क्या क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। वो जैसे आप मिमिक्री करते हैं, किसी की बुराई करनी हो तो उसके बारे में बड़ी होशियारी से, बड़ी समझदारी से चीज़ों को कहना होता है। तो आप देखेंगे कि वो किस ढंग से बताता है कि जब राजा ये पूछेगा कि ननु को असौ मार्गः, अच्छा वो मार्ग कौन सा है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा जिससे ये सब कुछ हो जाएगा जो आपने कहा कि बिना शस्त्र के शत्रु नष्ट हो जाएंगे और एक एक कौड़ी को लाखों बना देंगे, कौड़ी जो है, कौड़ियाँ लाखों में परिवर्तित हो जाएंगी। और जो पहले बताया कि शरीर मात्र के होने पर, यानी आपके पास कुछ भी नहीं हो तो भी आपको चक्रवर्ती बना देने में सक्षम है, तो उसका मार्ग क्या है, यानी क्या करना पड़ेगा जिससे ये सब होगा। तो वो आगे बताता है, पुनरिमे ब्रुवते, तब वो कहेंगे, यानी वो धूर्त, वो उन लोगों को, उन मंत्रियों को जो राजा को अच्छी सलाह देते हैं, उनको वो कहना चाहता है कि वो धूर्त इस तरह से कहेंगे, ननु चतस्रो राजविद्याः, 4 प्रकार की राजविद्या होती है। राजविद्या से भी प्राय राजाओं को पढ़ाई जाने वाली विद्या। तो राजविद्या 4 प्रकार की होती है, त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी, दंड नीति इति। त्रयी यानी 3 वेद। हमने 4 वेदों के नाम सुने हैं, उनमें शुरू के जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्व को छोड़कर, ये तीनों वेद, यानी उस समय तक हम समझ सकते हैं कि 3 ही वेद माने जाते थे। तो त्रयी, वेदत्रयी, वार्ता, वार्ता यानी अर्थशास्त्र या संपत्ति शास्त्र, कुछ लोगों का कहना है कि ये गुप्तचर शास्त्र है। आन्वीक्षिकी यानी न्याय शास्त्र, और दंड नीति अर्थात राजनीति शास्त्र या कानून विधान। ये 4 विद्याएं हैं जो राजाओं को पढ़ाई जाती हैं। तासु तिस्रस्त्रयी वार्ता आन्वीक्षिक्यो महत्यो मंद फलाश्च, उनमें 3 यानी शुरू की 3 यानी त्रयी, वार्ता और आन्वीक्षिकी, ये बहुत विशाल काय हैं, इनका कलेवर बहुत ज़्यादा है। और मंद फलाश्च, इनका कोई बहुत ज़्यादा फल भी नहीं है, यानी आपके ज़्यादा काम की नहीं है। तास तावद आस्ताम, तो इनको तो रहने दो। अधीश्व तावत दंड नीतिम, आप तो सिर्फ दंड नीति पढ़ लें। दंड नीति यानी राजनीति। वो ये कहना चाहता है कि वो आपको बहुत बड़ा पाठ्यक्रम ऑफ़र करेंगे, बहुत बड़ा कलेवर का विषय वस्तु ऑफ़र करेंगे और उसमें संक्षेपण कर देंगे। वो कहेंगे कि अगर आप पढ़ें तो आपको तो सब पढ़ना चाहिए, राजाओं को तो ये सारी विद्या पढ़ाई जाती है, लेकिन शुरू की 3 को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समय लगेगा इसमें और आपके ज़्यादा काम की नहीं है। हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, संक्षेप में बता रहे हैं कि आप तो केवल दंड नीति पढ़ लीजिए, यानी राजा खुश हो जाए कि उसे कम मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो उनकी बात मान ले। फिर आगे वो कहेंगे
इयम इदानीम आचार्य विष्णुगुप्तेन मौर्यार्थे षड्भिः श्लोक सहस्त्रैः संक्षिप्ता। यह जो दंड नीति है इदानीम यानी आजकल यानी इस समय उपलब्ध है आचार्य विष्णुगुप्त के द्वारा मौर्यार्थे षड्भिः श्लोक सहस्त्रैः संक्षिप्ता। मौर्य वंश के राजाओं के लिए मात्र 6000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दी गई है। दंड नीति भी महाराज आपको पूरा नहीं पढ़ना है, उसका संक्षेप पढ़ना है। और आपके भाग्य से मौर्यों के लिए, मौर्य वंश के राजाओं के लिए आचार्य विष्णुगुप्त ने उसको मात्र 6000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। यहाँ व्यंग्य है, आप देखिए, वो ये कहना चाहेंगे कि आपको तो केवल 6000 श्लोक पढ़ने हैं, मात्र कह करके वो व्यंग्य कर रहे हैं ताकि राजा को वो कहीं ना कहीं डरा रहे हैं मन में कि जब वो बहुत संक्षेप में पढ़ाएंगे तो भी आपको 6000 श्लोक तो पढ़ने पड़ेंगे, ताकि राजा शुरू से ही डर जाए, उनके कहने में नहीं आए। स एव इयम अधीत्य, सैवेयम अधीत्य, इस समय उसी को पढ़कर यानी उस संक्षेप वाले को पढ़कर, यानी आपको पूरा दंड नीति नहीं पढ़नी है, वो संक्षिप्त में जो दंड नीति है उतने को ही पढ़ करके सम्यक अनुष्ठीय माना, अगर आप उसी का भली प्रकार से अनुष्ठान कर लें यानी उसको प्रयोग में ले लें तो यथोक्त कर्म क्षमा इति, तो जैसा अभी हमने सब बताया है इन सब को वो कर देगी, यानी ये सब करने में वो सक्षम है। जो तीनों हमने आपको बताए वो सब करने में वो सक्षम है, यानी वो आपको केवल शरीर मात्र होने पर भी चक्रवर्ती बना देगी, बिना शस्त्रों के शत्रुओं का नाश कर देगी और एक एक कौड़ी को लाख लाख कौड़ी में परिवर्तित कर देगी। स तथा इत्यधीते शृणोति च, वो बेचारा राजा, वो जो ऐश्वर्यवान व्यक्ति है, तथा ठीक है ऐसा कह करके और फिर उसका अध्ययन करता है, और शृणोति च, वो पढ़ाते हैं उसको सुनता भी है। तत्रैव जराम गच्छति, वो इसी में बूढ़ा हो जाता है, इन सबको पढ़ते पढ़ते ही वो बूढ़ा हो जाएगा। राजा ये कहना चाह रहा है कि वो विहार भद्र ये कहना चाह रहा है कि अगर इनके चक्कर में पड़ गए तो वो पढ़ते पढ़ते ही तुम्हारा बुढ़ापा ला देंगे, तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। सुखोपभोग करने की एक उम्र होती है, तो युवावस्था तो निकल जाएगी, वृद्धावस्था आ जाएगी। तत्तु किल शास्त्रम शास्त्रांतरानुबंधी, अच्छा आप कहीं ये मत सोच लेना कि सिर्फ 6000 श्लोकों के पढ़ने से ही मुक्ति मिल जाएगी। शास्त्रम शास्त्रांतरानुबंधी, एक शास्त्र दूसरे शास्त्र से संबद्ध होता है, यानी प्रसंग आएगा, संदर्भ आएगा तो बिना दूसरे शास्त्र को, अन्य शास्त्रों को समझे बगैर आप इनको भी नहीं समझ पाओगे। सर्वमेव वाङ्मयम अविदित्वा, पूरे ही वाङ्मय को जाने बिना, यानी जब तक आप पूरे वाङ्मय को ना जान लें तब तक तत्वतो न अधिगच्छते, तब तक आप दंड नीति को भी तत्वतः नहीं समझ सकेंगे। यानी वो शुरू में तो आपको प्रलोभन देंगे कि हम आपको ज़्यादा विशाल, ज़्यादा बड़ा पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, 4 में से शुरू के 3 हम छोड़ देते हैं, केवल 1 पढ़ा रहे हैं, उसका भी संक्षेपण 6000 श्लोक मात्र पढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर बाद में आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा, बाकी भी बहुत सारे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, यानी राजा इतना डर जाए कि वो उनके कहे में बिल्कुल ना आए। भवतु कालेन बहुना अल्पेन वा तदर्थाधिगति, अच्छा चलिए थोड़ा समय लगे या ज़्यादा लगे, अगर चलो उन सब में भी उसकी गति हो जाए, प्राप्ति हो जाए, यानी वो मेहनत करे और उन 6000 श्लोकों को, बाकी सारे शास्त्रों को भी पढ़ ले, तब भी क्या होना है? ऐसा नहीं कि तब भी ये सब पूरा हो जाएगा जो कह रहे हैं, तब भी कुछ नहीं मिलना है, वो आगे बताएंगे। आज का यहीं तक, धन्यवाद।